जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो भी हुआ, इज दैट वॉर और कॉन्फ्लिक्ट? You can say it is in between the war and the conflict. Yes, definitely it was a war, but a short war. तो ये रात में क्यों अटैक किया जाता है? As I said, ये ऐसा नहीं है कि दिन या रात, ये प्योर आउट ऑफ द सिलेबस था। ठिकाने तो ज़्यादा है, 12 से हमने 9 ठिकानों को जब बात किया, कुछ ऊपर पावर से जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनके अपने इंटेंशंस या जो भी है। पाकिस्तान की एक पैरेलल इकोनॉमी है $500 मिलियन की, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी कंट्रोल्ड है। वो है अफीम की खेती, पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट। वहाँ पे पब्लिक को बहकाने का बेस्ट तरीका कि अरे देखिए, ये जो है ये हमारे दुश्मन है यानी इंडिया, और हम जो भी कर रहे हैं आपको बचा महफूज रखने के लिए और इनको सबक सिखाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने माइंड वॉश कर रखा है कि विक्टिम कार्ड खेलो कि इंडिया हमारे पे वो कर रहा है। इस बार भी विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी तैयारी, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। दिस वाज द इंडियाज पावर, द लीडरशिप एंड आवर टेक्नोलॉजी एंड द मैन बिहाइंड द मशीन। ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो भी हुआ, इज दैट वॉर और कॉन्फ्लिक्ट? You can say it is in between the war and the conflict. Yes, definitely it was a war, but a short war, not an escalated war, because Operation Sindoor was a message that it has been a long wait and we had enough of your blackmails. So this came as an opportunity. एक तरह से हमें एक मौका मिला है अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए कि हम अब चुप नहीं रहेंगे. So it was a war, a short war, and it did not get escalated. ये हमारी लीडरशिप का एक डिसीजन था, बट ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, जी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब काफी इसके बारे में वी हैव हर्ड कि ये चालू रहने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो पूरा हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का प्लानिंग किया, इतना हाई प्रिसिजन, हाउ डिड वी मैनेज सच अ हाई प्रिसिजन वॉरफेयर? वेल, इस बार टेक्नोलॉजी का बोलबाला था। अच्छा। और टेक्नोलॉजी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड प्रेसिशन तो खैर हमारी जो प्रैक्टिस है जो आर्मी में होती है, एक हमारा बहुत फेमस हर ट्रेनिंग ग्राउंड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, the more you bleed, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. Okay. तो हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो दिन दर दिन एंड साल दर साल, महीने दर महीने, हफ्तों दर हफ्तों चलती रहती है। सो नाउ इज डिपेंडिंग ऑन दी लीडरशिप कि हमें इसको किस तरह से ले जाना है। उसके बाद पुराने टाइम में जैसे पुरानी वॉर जो हो चुकी है अब तक, कारगिल वॉर या उससे पहले, हम एक अपने-अपने जो सर्विसेज़ हैं, हम अपने-अपने रोल में थे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम अपना-अपना इनपुट, इंटेलिजेंस हम अपना-अपना लेते थे। फिर ऊपर के लेवल पे डिसाइड, जब तक वो नीचे पर्कुलेट होता था या नीचे तक जाता था, तो बहुत टाइम निकल जाता। अभी क्या है, इन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड इस तरह का कॉन्सेप्ट एक रखा है। यू कुड सी और इट वेयर जनरल द प्रीवियस सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, it was his idea to make it more effective. सो ये जो इंटीग्रेटेड कमांड की वजह से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन था वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे था। वी ऑल थ्री सर्विसेज वर इन सेम फ्रीक्वेंसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स हैड द अपर एज, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। चाहे आप इन्फेंट्री बोल दीजिए जिसको आप क्वीन ऑफ बैटल्स बोलते हैं, चाहे पैरा फोर्सेस बोल दीजिए, चाहे एक आर्मर्ड एक टैंक के पीछे एक जो हमारा सोल्जर बैठा है वो बोल दीजिए, ऑफ कोर्स इट इज मैन बिहाइंड मशीन, बट टेक्नोलॉजी प्लेड अ वंडरफुल रोल दिस टाइम, एंड इट गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द एनिमी। हाँ, वो टेक्नोलॉजी के बारे में काफी डिस्कशन भी हो रहा हाँ था जी। कि ये जो पूरा वॉर था, जी। ये पूरा टेक्नोलॉजी लेड वॉर था। यस। तो हमने जो अपना आर्मी का पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व किया है, तो जो विजनरी लीडर्स जो आपने बताए, जैसे जनरल रावत, ये जनरल रावत है, उन्होंने अपना सीडीएस बनाया जिसमें पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच प्लान किया। तो इस वॉर में वी एक्चुअली सॉ कि नेवी was very well prepared for
Yeah. managing the show. Then Air Force was managing the entire thing. Army. Yeah. इस पूरे इकोसिस्टम में जो ये क्रिएट किया गया, वेल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, इसमें जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, जी। ये जो हमने लेटेस्ट ट्राई की, या जो हम लोग ने दुश्मन के ये ड्रोन्स आए थे उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रोल था, कितने परसेंट था, और एक्चुअल मैन पावर? Percentage wise, definitely we cannot go exact, but I'll tell you 70% plus technology had a major role. 70 प्लस? Yes. Okay. And as I say कि it is the man behind the machine. हाँ. Plus हमारा आपस का coordination, collaboration, same page पे, same frequency पे, and then the message going to the last man. I tell you, अभी I don't know मैंने किस social media में देखा, I don't remember this, but एक जवान है, उसको जो लेडी है इंटरव्यू कर रही है, एंड उसको पूछ रही है आपके लिए तो बहुत ही प्रेशर भरा होगा ये 3 दिन 4 दिन, एंड यू शुड, उसकी स्माइल आपने देखी होती। बोलता है अरे मैम हमें तो मजा आ रहा था, मैं तो 17 साल में पहली बार एकदम जोश के साथ। बोले मैं नहीं, मेरे सारे जवान। हाँ, यू अंडरस्टैंड कि टॉप लीडरशिप कैसे होगी जब एक जवान खुशी से ऑपरेशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो दिस इज द एंड रिजल्ट, एंड ऑफ कोर्स मैन बिहाइंड द मशीन एंड द टेक्नोलॉजी, ये दोनों का इस बार आई एम टेलिंग यू वॉर किस तरह से डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, ये हमें भी अपना एक दमखम दिखाने का मौका मिला। हमारे जितने भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स थे, आई एम टेलिंग यू इट बिकेम ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के दुश्मनों को हमने ये बता दिया कि मेक इन इंडिया इतना स्ट्रांग है कि उसने दुनिया में हलचल मचा रखी है। Economically, it is impacting us that people are ready to buy our Indian made weapons. ओके. तो ये इस लेवल पे चला गया है। इसकी जो प्रेसिशन है, इम्पैक्ट है, कैजुअलिटीज जो हमने दी है एनिमीज को, जितना भी हमने उनका नुकसान किया है, उनको भी पता है, वो मानेंगे नहीं, लेकिन उनको पता है। हमने प्रूफ्स और सारे लॉग्स और सारे इमेजेस के साथ दिए, उनका एक भी इमेज नहीं, बट दे वर स्टिल सेलिब्रेटिंग। इनफैक्ट अभी कुछ रीसेंट कंटेंट भी वायरल हुआ है जिसमें देयर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट ओके, हाउ आई थिंक ही इज गॉन टू अजरबैजान, और वहां पे वो बोल रहे हैं कि कैसे यस। हम लोगों को अरे उन्होंने उनके चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया और ये चेक, they live in a fool's paradise. Yes. तो इट्स काइंड ऑफ अ डाइकोटमी ना, इतना कर्ज है उनके पास जी। कि हालत इतनी खराब है दुश्मन की, फिर भी दे वांट अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, क्यों? देखिए, इसके लिए हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे आज के जनरेशन है, इनको थोड़ा हिस्ट्री में अगर ये जाएंगे, अगर इनको इंटरेस्ट है कि हमारे नेबर्स कैसे हैं, इंडिया पाकिस्तान या जो भी हमारे नेबर, इनकी हिस्ट्री में हम जाओगे तो 1947 में इंडिपेंडेंस हमें भी मिली थी, उनको भी दिया था इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम से जो बोलते हैं ना, एक आदमखोर शेर या जानवर होता है जिसको खून चखने की आदत हो जाती है, तो आदत में शामिल हो गई बुरी आदत। तो वहां पे करप्शन आया पब्लिक के थ्रू, और पब्लिक को बहकाने का बेस्ट तरीका कि अरे देखिए ये जो है ये हमारे दुश्मन है, यानी इंडिया हमारे दुश्मन है, और हम जो भी कर रहे हैं आपको बचा महफूज रखने के लिए और इनको सबक सिखाने के लिए। तो आप अपना सारा तन मन धन सब, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे वाटर सिस्टम, रोड सिस्टम, म्युनिसिपल सिस्टम कुछ नहीं, फौज ने इतना डरा डरा के कि इंडिया पे अटैक कर रहा है, उनके सारे पैसे खाए ना, तो वो डेवलपमेंट में गया ना किसी और काम में गया, बट गया तो क्या उनकी जेब में। हर आर्मी चीफ पाकिस्तान का पाकिस्तान में नहीं रहता, वो अब्रॉड सेटल हो जाता है। हर जनरल साहब, हर जनरल पाकिस्तान का ही इज अ बिलियनियर। ओह, उसके सारे चेन्स, फूड चेन्स है, यू नेम अ थिंग, बड़े-बड़े बिज़नेस इन्होंने बाहर खोल रखे हैं। अभी कोई भी आप देख लीजिए, पॉपुलर जनरल रिटायर होगा यहाँ से, या ये आसिम मुनी रिटायर होगा, आप देखोगे वो यहाँ पे है, मिलेगा ही नहीं पाकिस्तान में। ये सारे जनता के पैसे ये खा लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड से, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड नहीं, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से जो भी पैसा आता है दिखाएँगे 10, अगर ₹100 मिले हैं तो दिखाएँगे 10 भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम, और बाकी इट इज़ ऑल पॉलिश्ड ऑफ, ये इनकी जेब में चला जाता है।
एंड दैट इज द रीजन कि व्हाई एंड बाय द वे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, हो रहा है। कुछ सुपर पावर्स है जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनके अपने इंटेंशंस या जो भी है, बट उसके अलावा अगर मैं हटा दूं ये वाली बात, तो पाकिस्तान की एक पैरेलल इकोनॉमी है 500 मिलियन डॉलर्स की, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी कंट्रोल्ड है। वो है अफीम की खेती पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे। आप कितना भी बोल लो भाई पाकिस्तान बर्बाद हो गया, वो पाकिस्तान बर्बाद नहीं होता, वो इन सब ब्लैक इकोनॉमी से अपनी दुकान चलाएगा। और ये इंडिया इसको पाकिस्तानी पब्लिक को बोलेगा कि, तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये बड़ी मक्कार कौम है। उनका कोई वो नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं कि पानी रुक गया, आप लोगों का खेती कैसे होगा। ये सिर्फ पंजाब प्रोविंस, इनके सारे जनरल्स आर पंजाबीज। ओके। तो पंजाब प्रोविंस को पानी नहीं मिलेगा, उनके लिए कंसर्न है। बाकी सिंध बोल दीजिए, बलूचिस्तान बोल दीजिए, कोई और, वो डूब जाए उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। यहाँ पे उन्होंने कश्मीर में भी अपना एक इन्फ्लुएंस कर रखा है। दो फेमस लाइन है उन्होंने हर कश्मीरी बच्चे के मन में डाला है, इस्लाम खतरे में है और फौज ने कब्जा कर रखा है। ओके। मैं जिस भी कश्मीरी बच्चे से मिला हूँ, मैंने उसको पूछा, बेटा अगर इस्लाम खतरे में है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आर यू कुछ टाइम पहले, हाँ लॉट ऑफ, तो अगर इस्लाम खतरे में, तो मुंबई में हथियार लोग क्यों नहीं उठा रहे, चेन्नई में क्यों नहीं, बैंगलोर में क्यों नहीं, सिर्फ यहीं पे इस्लाम खतरे में आ गया। और फौज ने कब्जा कर रखा है, तो आप पैसे कमा रहे हैं, आप यहाँ से वहां जा रहे हैं, श्रीनगर से आप बारामूला, गुलमर्ग, यहाँ वहां घूमते हो, तो यहाँ पे कैसा आपने, तो फिर वो बच्चों को समझ में आता था। तो इस तरह से उन्होंने माइंड वॉश कर रखा है कि सब जगह कंफ्यूज रहो, विक्टिम कार्ड खेलो कि इंडिया हमारे पे वो कर रहा है। इस बार भी विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी तैयारी, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। हमारा फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं। हमारी अगर टीम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो दुनिया भर में जा रहे हैं, उन्होंने वो शुरू किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके जब अपने जवानों से, सोल्जर्स से मिल रहे हैं, वो भी जाके कोई घास फूस वाली टैंक के ऊपर खड़े हो गए, जहाँ पे एक भी अटैक नहीं आया, वहां पे खड़े रह के स्पीच दे रहे हैं, शाबाश, बढ़िया। तो अब कितना कॉपी करेंगे, खुद का दिमाग भी तो होना चाहिए ना। Okay, cool. You know, it's been happening for decades and we are seeing this. हमेशा होते रहता है. And I being a Kashmiri, I know मतलब we have seen all this कि कैसे brainwash होता है the way you said. Uh, पहलगाम अटैक के बाद whole country was waiting for us to respond. इतना टाइम क्यों लगा? वेल, पब्लिक सेंटिमेंट्स हम समझते हैं। आज जब मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह समझता हूँ अपने आप को, तो एक जोश और एक गुस्सा रहता है कि इनको कब सबक सिखाएंगे। वो इम्पल्स है, आप अंदर से उत्तेजित हो जाते हैं। बट लड़ाइयाँ सिर्फ उद्देश्य पे नहीं चलती कि हम एक्साइटेड है तो आज ही अटैक कर। हो सकता है शायद हम उनके दो चार जवान मार दें, दो चार बंकरों को उड़ा दें, बट उसका फल क्या निकल के आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आया। तो आई एम टेलिंग यू, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शा सर, व्हेन ही वाज द चीफ, देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने बोला कि रातों रात आप अटैक कर दो उधर ईस्ट पाकिस्तान पे, यानी बांग्लादेश है। तो ही आउटराइटली रिफ्यूज्ड, बिकॉज ही सेड कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी, स्वॉर्म्स है, आपको जमीन इस तरह की गीली होगी, वी विल बाय मोर कैजुअलिटी। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम लगाया और तब जाके डिसाइसिव, एक हिस्टोरिक लैंडमार्क, आपने देखा होगा रिजल्ट क्या आया। बांग्लादेश ठीक है, वो ईस्ट पाकिस्तान ना होके, चलो इधर हमारी लीडरशिप आज की इतनी स्ट्रांग है अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, कि 15 दिन में अटैक कैसे होगा, मैसेज दुनिया को क्या जाएगा, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है वो कहीं खराब ना, हमारी इकोनॉमी उस पे इम्पैक्ट ना हो। और जब हम बदला लेंगे तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि यू ट्राई अगेन, हम इसे ज्यादा कर सकते हैं। आर्मी का क्या रोल होगा, एयरफोर्स क्या करेगा, नेवी, ऑफ कोर्स हमारे सारे प्लान्स थे, लेकिन वो जो सोचते हैं हम उनको स्टडी करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस इनको हम कैसे जवाब दें। तो आउट ऑफ सिलेबस ही था इस बार भी, बिकॉज उनके लिए ये था, आई मीन आप इसको समझिए, उनके लिए था कि हम जाएंगे। अभी बीच में एक बिल चल रहा था, वक्फ बोर्ड का बिल, क्योंकि उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। हथियार आजकल वो रुक गया, स्मगलिंग, ड्रग्स उस पे उन्होंने नकेल लगा रखी है।
तो बचा क्या? उस टाइम पे टाइमिंग ये थी कि वक्फ बोर्ड बिल चल रहा है, तो बोले यार क्या करें, क्या करें? चलो हिंदू मुस्लिम वाला करा देते, कम्युनल टेंशन, कम्युनल डिसहार्मनी, जिससे कि इंडिया में आने वाले बिज़नेसेस भी इम्पैक्ट, बहुत कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमी तक। तो उसके लिए क्या है, मुस्लिम्स ऑलरेडी अनरेस्ट पे है कि बिल जो फैला रखा है, जो भी है लेफ्ट विंग बोल दीजिए या जो भी, कि ये आपके हक में नहीं। तो एक आईएसआई का सिखाया हुआ इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का पूरा हाथ था। अ, उसके उनके ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे थे। तो अटैक के पीछे उनका ये था मकसद कि आप जाके बस बोल देना कि हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू है, मुस्लिम है। और बोले एक क्लास लाइन ये भी कि जाके इनको बता दो, मोदी को बता दो। उन्होंने सोचा दंगे तो चलो होंगे और हम जंगलों में हमारी आर्मी, उन्होंने सोचा होगा कि जंगल में 8-10 दिन कुछ ऑपरेशन करेंगे, 1-2 टेररिस्ट मिल आएँगे, मार देंगे और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। बट जो आग फैलेगी, वो जो उन्होंने 1990 में किया था कि आग फैलेगी, उस हिसाब से बोले कत्लेआम हो जाएगा और उन्होंने करना क्या, उन्होंने तमाशा देखना है। ये उनका फॉर्मेट बड़ा पुराना था। बट इस बार विद द प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आई एम टेलिंग यू, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ क्या, अब होती रहेगी उनके खिलाफ गड़बड़। I think they were not expecting नहीं, और उनके the ड्रीम्स में भी attacker. उन्होंने सोचा 10 दिन ऑपरेशन उन्हीं जंगलों में, जंगल बहुत घना है। इतना घना है कि आप, इम्पॉसिबल है कि आप कुछ भी कर लीजिए, तो उनको लगा जंगलों में करके 10 दिन थक जाएँगे, उसके बाद शांत हो जाएँगे और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती रहेगी अब अपोज़िशन की, उसकी। तो इन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रिसिशन अटैक, इतनी कैजुअल्टीज़ और दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, और उनके पास दिखाने के लिए चेहरा नहीं है। तो रिज़ल्ट बड़े अलग आए हैं इस बार। Okay. I know a lot of it is not still disclosed. We know that. काफ़ी सारा डिस्क्लोज नहीं हुआ है। यस। तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, आई थिंक एयर जो एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए या ड्रोन्स जी। यूज़ किए, ये सब। तो इसमें विच वाला एयरक्राफ्ट्स दैट वर यूज्ड? हमारे रफ़ाएल्स थे एंड जो भी हमारे अवेलेबल एयरक्राफ्ट्स है, ऑफ कोर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया, रफ़ाल का यूज़ किया एंड ड्रोन के लिए जो हमने एस-400 का यूज़ किया। एडी गन्स हमने जो यूज़ की, एडी का ज़्यादा रोल था गन्स का, क्योंकि एस-400 के जो वेपन सिस्टम है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अब वो उनके जो स्वॉर्म्स वाले, मतलब एक साथ आते, मदर ड्रोन्स के नीचे से सारे ड्रोन्स निकलते। अब आप बोल लीजिए वो सस्ते हैं। ख़ैर सस्ते हैं, महँगे हैं, हमें वो नहीं देखना है। हाँ। मतलब अगर जैसे अभी किसी टीवी में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, बड़ी बड़ी मीनिंगफुल लाइन थी कि अगर बच्चे के गले में ₹1 का वो सिक्का अटक जाए और आप उसके पीछे लाखों लगा दें, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना यार, ₹1 के लिए आप लाख रुपए लगा रहे हो। एग्जैक्टली। इलाज तो बराबर होगा। तो हमने उसका इलाज इस तरह से किया कि वी यूज़्ड ऑल द टेक्नोलॉजीज़ इक्वली। मैक्सिमम एयरक्राफ्ट से इन्फेंट्री का भी अपना रोल था। चाहे वो दुश्मन को यू नो नाकों तले चने चबाने हों, एडी गन का अलग रोल था, और जिनका रोल बाहर नहीं आया, वो इस लेवल पे प्रिपेयर्ड थे कि आप आज हुक्म दो। मीडिया तो खैर बता ही रही थी लाहौर पहुँच गए, लेकिन हमारी फ़ौज एक्चुअली में उतनी कॉम्पिटेंट है कि वो पहुँच भी जाएगी। ये बस लीडरशिप की बात है कि लीडरशिप कब कहाँ क्या बोलती है। सो सो ये है। तो ये पूरे सब मतलब जो दिन लिए गए, इतने सारे 15 दिन, ये पूरी प्लानिंग में लिए गए? बिल्कुल, ये प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हम सबक क्या देंगे, हम मैसेज क्या देंगे, दुनिया को बैलेंस कैसे करेंगे, कौन हमारे सपोर्ट में, जो नहीं उनको कैसे लेंगे, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना हो, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब हर एंगल से सोचा गया, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी चीज़ों से। तो प्लानिंग, जैसा भी मैंने बताया, कौन, कब, कहाँ, कैसे जाएगा, किस-किस जगह पे क्या रोल होगा, कौन-सा एरिया कवर होगा, कौन से प्रिसाइज़ जगह पे हम हिट करेंगे, ताकि कैजुअल्टीज़ सिविलियंस की ना हो और मैसेज भी स्ट्रॉन्ग चला जाए। सो इन सब चीज़ों को एक तरह का वॉर गेम हम करते हैं, तो टाइम जाता है। उसमें फिर डिस्कशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स होती है। अपना-अपना इनपुट देते हैं कि लेसन लर्न्ड इसमें क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। फिर उसके बाद लीडरशिप, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं, ऑफ कोर्स एनएसए, एवरीवन, टॉप लीडरशिप, डीजीएमओ अपना डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन।
तो हर एक अपना-अपना माइंड जब रखते हैं, तो फाइनल जब उसका एक निकलता है कि बोलते हैं ओके, गो अहेड। Okay. सो तो दिस इज व्हाट हैपेंड एंड वी अटैक देम इन द नाइट। फिर रात में क्यों अटैक किया जाता है? एज़ आई सेड, ये ऐसा नहीं है कि दिन या रात, ये प्योर आउट ऑफ द सिलेबस था। उनको एक सरप्राइज़ देने के लिए था। यू मे लाइक टू पॉन्डर, आप इस पे थोड़ा-सा सोचिएगा कि जब हमने उनके ठिकाने तो ज़्यादा है 12 से, हमने 9 ठिकानों को जब बर्बाद किया, मुरीदके से लेके आप जो भी, तो जैसे ये है, नवलपुर। हाँ, नहीं ये इसका नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अज़हर, या उनके जो मस्जिद का डोम था, वो एक एग्ज़ाम्पल था कि डोम के ठीक सेंटर से हम अ, हैमर मिसाइल आपके नीचे जो बेसमेंट में उन्होंने पूरी जो अय्याशी और सारा सामान लगा रखा था, वहाँ तक जाके हिट करके आया। उनके जो भी नुकसान जो हुए और उसके जो फैमिली मेंबर्स मारे गए। जो मैं कह रहा था कि आप सोचिएगा कि मसूद अज़हर इज़ रियली अलाइव? पाकिस्तान विल नेवर शो कि वो मर गया है। इतना तगड़ा, और मैं आपको अपनी रीडिंग, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। कल परसों एक रिकॉर्डिंग आई थी कि मसूद अज़हर का ये स्पीच है। आई एम टेलिंग यू, ये उसका स्पीच नहीं है। उसके फैमिली के इतने मेंबर्स मारे गए, जो बता रहे थे बहन मारी गई, उसका शौहर मारा गया, बच्चे, बीवी, जो भी है उसके 11 और 3-4 क्लोज़ एसोसिएट्स, इन सब की मौत या जनाज़े में आईएसआई के टॉप जनरल्स आके वहाँ खड़े हैं, जनाज़े की नमाज़ पढ़वा रहे हैं। आप सोचिए, इतने हाई प्रोफाइल, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आर देयर। पहला क्लू। दूसरा क्लू, मसूद अज़हर, राइटिंग उर्दू, खैर उसका तो स्टाइल वैसे रहा है कि काश मैं भी मर जाता। आपको लगता है टॉप कमांडर, एक रोते हुए कैरेक्टर का एक वो कर लो। मेरे ख्याल से डीजी एसपीआर ने यहाँ पे होमवर्क नहीं किया। उन्होंने लिख दिया कि ये देखिए साहब, ये मसूद अज़हर ने लिखा है, काश मैं भी मर गया होता। एक टेररिस्ट ये नहीं लिखेगा, टेररिस्ट कुछ और बोलेगा। टेररिस्ट बोलेगा कि इसका जवाब दिया जाएगा, जो भी है अपनी छोटी-सी गिदड़ भभकी में। कल परसों जो आया उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लेटर, कोई कोई जैसे कोई शायर पढ़ रहा हो, खून का मंज़र, ये मंज़र, वो मंज़र। अरे आप पढ़ भी रहे हो, आपकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन भी अलग है। और कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है कि वेयर इज़ मसूद। उस दिन भी वहाँ नहीं था जब उसके अपने सगे वाले जनाज़े पे थे। सो दिस वाज़ द इंडियाज़ पावर, द लीडरशिप एंड आवर टेक्नोलॉजी एंड द मैन बिहाइंड द मशीन। सो दिस वाज अ प्रिसिजन। यस, 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 यस। तो इसमें हम लोगों ने सब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही, एज यू सेड, वी ट्राइड, या कुछ जो हमारे फ्रेंड नेशंस हैं उनकी टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया गया? तो डिड वी एक्सप्लोर दैट आल्सो? यस, यस, वी एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। फाइल्स है, इज़राइल की टेक्नोलॉजी है, फिर कुछ हमारी तो थी आकाश, जो हमने मिसाइल्स यूज़ किया। तो एवरीथिंग वाज़ मिक्स्ड एंड मैच्ड, बट आई एम टेलिंग यू कि ज़्यादा बोलबाला हमारे अपने इसके थे, जो मेड इन इंडिया, जो हमारा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत के प्रोडक्ट्स है। तो एंड एज़ आई सेड, अब मार्केट में धूम मची है कि दे आर रेडी टू बाय अवर आर्म्स एंड एम्युनिशंस एंड आवर प्रोडक्ट्स। दैट्स क्वाइट इनक्रेडिबल। यस। करगिल वॉर और इस वॉर में क्या डिफरेंस है? करगिल वॉर तो 3 महीना था जी, जी, जी। और ये 3 दिन। तो नहीं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस और लर्निंग क्या? लर्निंग तो ख़ैर बहुत कुछ थी। हर वॉर देखिए, आई विल टेल यू, हर वॉर का सिलेबस अलग होता है। हम सिर्फ़ लेसन लर्न्ड करते हैं कि लास्ट टाइम के वॉर से हमने क्या सीखा और आगे हम किस तरह से। तो हर बार अ, दुश्मन ही हमें बताता है कि लड़ाई का वो चेंज हो गया। हम तो हमारी तरफ से हर तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं। बट उस स्टाइल क्या होगा वो हमें वहाँ से पता चलता है। कारगिल वॉर में ऑल दी, आई वुड से दी, एवरीथिंग वाज़ बाय अस, द लक वाज़ आल्सो बाय आवर साइड। जब उन्होंने हाइट्स कैप्चर करके बैठ गए थे, जब विंटर शुरू होने लगती तो हम क्या करते, वी मॉथ बॉल अवर ऑल द इक्विपमेंट्स, बर्फ से, बारिशों से बचाने के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट, उन्होंने ये सोचा था कि अरे मई है,
बोले कहाँ रास्ता खुलेगा? ये जब तक आएँगे साहब तब तक तो यूएस डिक्लेयर कर देगा कि जो जहाँ है वहीं रहो। शायद ये भी उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था कि उस टाइम पे वो रास्ता खुला हुआ था, रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ। विंटर्स में हमें एक्सेस मिल गया था और जो कारगिल वॉर हमने किया था, वो हमने अपने पीछे रहकर ही हमने अपनी जगह को वापस लिया था। हमारी जगह को जो कब्ज़ा किया था, हम डिफेंसिव थे और हमने अपनी जगह को ही अपने ही पोस्टों को वापस लिया था। इसमें जो वर्ल्ड का सपोर्ट था, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं, वो हमारे साथ ही थे, बट बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि तब ये भी लेसन लर्न्ड है, इस बार जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे जा रहे हैं, ये भी वही है, लास्ट कारगिल के समय शायद हम मिस कर गए। तो कारगिल वॉर से अब इस बार का जो वॉर है, इस बार का ये है कि ठीक है, हमारा तो छोड़ो, हम आपके भी पोस्ट पे जब चाहें, जिस वक़्त भी हमारा होगा, एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग है, वक़्त भी हमारा होगा और सब कुछ हमारा होगा, तारीख भी हमारी तारीख भी हमारी होगी और जगह भी हमारी है। यस। वो अब हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस। कारगिल वॉर में हमें अपनी चीज़ लड़ लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार हम आपकी चीज़ लेने में उल्टा हमें कोई मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये एक फाइन डिफरेंस है इसमें। तो ये सिर्फ 3 दिन में वॉर क्यों खत्म हो गया?